आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज कंप्लीटली अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे जब हमने स्टैट्स पढ़ी थी तो उसमें थोड़ी बहुत हमें पुरानी नॉलेज थी, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली न्यू इकोनॉमिक्स है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हम पहले इसके नाम को समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो वर्ड्स हैं। माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो इज स्मॉल, ठीक है ना, टाइनी भी कह सकते हैं। तो जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कस्टमर, कंज्यूमर, एन इंडस्ट्री। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि हाउ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमिन्ड, कैसे किसी कमोडिटी का प्राइस फिक्स हो रहा है। दैट इज टू बी स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स इज टोटालिटी या एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या? कुछ जिनसे में प्रॉफिट जो हम वर्क या फिर प्रॉफिट की मतलब बेसिकली जिनसे पैसे कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। मीन्स एनी एक्टिविटी विच हेल्प्स इन अर्निंग लाइवलीहुड, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, हमारी लाइवलीहुड के अर्निंग में हेल्प करती है, वो सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम स्मॉल यूनिट्स को पढ़ रहे हैं, हम प्राइस को पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब अगर इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में क्या होते हैं? रिसोर्सेस। इकोनॉमी में क्या होते हैं? रिसोर्सेस। क्या हर इकोनॉमी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं? अगर हम यूएस, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज की बात भी करें तो क्या उनके पास भी सारे रिसोर्सेज है, व्हाटएवर दे वांट? अंबानी की बात करें तो क्या अंबानी के पास सब कुछ है जो वो चाहता है? नहीं। मीन्स हमें कह रहे हैं रिसोर्सेस थ्रू विच प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन। नहीं है, नहीं है, नहीं, बताती हूँ। क्या नहीं है? संतुष्टि, हैप्पीनेस। पता है क्या होता है? एक इंसान जिसकी इनकम 5,000 रुपये महीना है मुश्किल से, उसको ये लगता है कि भाई मैं तो दाल रोटी भी नहीं खा सकता, मतलब मैं एक नॉर्मल फूड भी अपनी फैमिली को नहीं दे सकता 5,000 रुपये में। जिसके पास 50,000 है, ये 5,000 पर मंथ। अब जिसके पास 50,000 है वो खाना बहुत अच्छे से खा रहा होगा, लेकिन उसको दुख ये होता है कि यार मैं तो आउटिंग पे इतना नहीं लेके जा सकता अपनी फैमिली को। जिसकी 5 लाख होती है उसके दुख अलग होते हैं, समझ रहे हो? उसके दुख और दूसरे तरह के होंगे कि यार ये देखो, ये हर वीकेंड पे जो है कहीं ना कहीं चले जाते हैं अपना करके, फ्लाइट बुक करके कहीं भी, और हम तो नहीं जा सकते। जिसकी 50 लाख होगी उसके लिए अलग दुख है कि यार हम तो साल में सिर्फ 2 बार फॉरेन ट्रिप लगा पाते हैं,
हमारे पास तो इतना है ही नहीं। जिसकी करोड़ों में है उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं कि यार मेरे पास चार्टर तो है लेकिन फिर भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। अंबानी को भी परमिशन तो लेनी पड़ती है। मीन्स बात ये है कि जो ये रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये रिसोर्सेज हमारे हैं लिमिटेड। ये रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। ये रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और जो ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। अब सिर्फ ये रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हें 5,000 रुपये दे दिए जाएं तो हो सकता है इसको लगे कि 5,000 के कपड़े खरीद लाऊं, इसको लगे 5,000 का बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं, इसको लगे कि 5,000 में से सेव कर लूं। सबके अलग अलग होंगे। और फिर जो तुम्हें 5,000 रुपये बहुत लग रहे थे, देयर विल बी अ मोमेंट कि वो 5,000 रुपये कुछ भी ना लगे, यार तो पैसे कम पड़ गए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज आर इन स्केर्सिटी इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड। जितनी हमें डिमांड है उसके बजाय हमारे पास रिसोर्सेज कम है, यानी कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, जिसे हम टर्म देते हैं स्केर्सिटी की। तो हमने क्या कहा, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, दे हैव मल्टीपल यूजेस, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम arise, which is also called problem of choice। हमें ये चूज करना पड़ता है कि आखिर इन सब उसमें हम किसको चूज करें, हम क्या रखें कि हाँ ये प्रॉब्लम अब है, ये रिसोर्सेज अब हैं, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्या बेस्ट है। तो क्या चूज करना चाहिए, इस बात को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये कह ही ये रहा है कि आखिर ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म समझनी जरूरी है, जैसे कि हमने समझी रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने समझा स्केर्सिटी क्या होती है, हमने समझा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। अब हम समझेंगे इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है यूटिलाइज रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम एफिशिएंट एंड इन इफेक्टिव वे। तीनों टर्म लिखनी जरूरी नहीं है, कोई एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं तो तुम्हें 3 कीवर्ड्स दे रही हूँ कि आप
utilization of resources in an efficient way, in an effective way, in optimum way और manner, कुछ भी लिख सकते हो, that is economizing of resources. मतलब least wastage, keeping sustainable development in mind. ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज खत्म कर दें, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है. तो लीस्ट वेस्टेज, कीपिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन माइंड एंड मैक्सिमम आउटपुट. जब हम इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, समझ में आई ये बात? इतना क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आती है कि आखिर ये जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई वो कितने तरह की होती हैं. हमारी जो प्रॉब्लम है उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये कितने तरह की होती हैं? होती तो ये हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट करना, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, सिर्फ एलोकेट ही नहीं करना, रिसोर्सेज को ग्रो भी करना, फिर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक प्रॉब्लम है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक प्रॉब्लम है. बात ये है, ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. What to produce and in what quantity. For whom to produce, how to produce पहले करेंगे. How to produce and for whom to produce. हमारे सिलेबस में अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाती हैं तो हम सिर्फ ये वाली ही लिखते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे सिलेबस में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम पे ये 3 ही प्रॉब्लम्स हैं. ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 प्रॉब्लम्स, ये जस्ट फॉर नॉलेज है कि आपको नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो आपको ये लगेगा कि किस तरह से हम, अगर हाँ आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो आपको आगे चल के ये दिक्कत आती है कि आप लोग ये रिजिड मान लेते हो कि हमें इतनी ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th के बाद जो CUET का एग्जाम होता है उसमें भी आती है, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि वेयर ऑल द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू प्रोड्यूस. हमारी इकोनॉमी में क्या रिक्वायरमेंट है, या हमारे जैसे कि हमें वॉर टाइम गुड्स वर्सेस पीस टाइम गुड्स या सिविल गुड्स. अगर इकोनॉमी में वॉर टाइम चल रहा है तो जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो कहाँ लगाए जाएंगे? वॉर टाइम गुड्स में लगाए जाएंगे. कोविड जब आया था तो रिसोर्सेज को चूज किया गया कि कहाँ लगाने चाहिए, मेडिकल में लगाने चाहिए. ठीक है ना, हमें कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स पे करना चाहिए? क्या फ़र्क होता है दोनों में? क्या डिफरेंस है
कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में? जो कंज्यूम करने के लिए बनते हैं और कैपिटल गुड्स जो हमारे लोग कदम जो बिजनेस स्टार्ट इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग वगैरह में, मतलब डेवलपमेंट में जो यूज होता है। कैपिटल गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, और कंज्यूमर गुड्स जो वन टाइम यूज में आते हैं। लाइक जो हमारा फूड है वो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन हमारा ये टैब, हमारी चेयर्स, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीनरी, हमारी फैक्ट्रीज, ये सब हमारे कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स मशीनरीज वो हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स वो हैं, कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कि एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं। तो हमें कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हमें ये चॉइस लेनी है कि हमारी इकोनॉमी में किसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, या ज़रूरत ज़्यादा है। डिमांड से भी ज़्यादा नीड किस चीज़ की है। मतलब हमें बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए या हमें हायर एजुकेशन पे करना चाहिए? हमें टेक्निकल एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए या प्रोफेशनल एजुकेशन पे करना चाहिए? जैसे हमारी इकोनॉमी में अगर देखो, इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको बहुत अमाउंट ऑफ सब्सिडीज मिलती हैं और ग्रांट्स मिलती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज को, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज को, लॉ कॉलेज को या एमबीए कॉलेज को उतनी ग्रांट्स नहीं मिलती हैं। कभी भी एमबीए कॉलेज या लॉ कॉलेज को उतनी डिमांड्स नहीं मिल रही जितनी मेडिकल को या इंजीनियरिंग को मिल रही है। यानी कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। बेसिक एजुकेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है या हायर एजुकेशन पे? हमें वोकेशनल एजुकेशन पे करना है या हमें हॉबी क्लासेस पे करना है? मतलब बेसिकली हमें किस तरह का एक्सपेंडिचर करना है। अगर हमारे पास दो हैं, एक हमें वीट वर्सेस राइस, ये तो दोनों ही कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स में भी कौन से दो कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करना है? हम डिपेंड करेगा टाइम, ठीक है। हमें एजुकेशन पे फोकस करना है वर्सेस हेल्थ। तो ऐसे करके बहुत सारे चॉइसेस हैं। इन सब चॉइसेस में से व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ये डिसीजन हमें लेना है। और ये डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमी की नीड पे, ठीक है ना। इकोनॉमी की नीड पे डिपेंड करता है कि आखिर एक इकोनॉमी की नीड क्या है। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। डू यू नो अबाउट दिस? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पता है? कभी सुनी है टर्म्स? क्या सुना है? बताओ क्या सुना है? कैपिटलिस्टिक में क्या सुना है? सोशलिस्ट में शायद जो जिस इकोनॉमी में ज्यादातर के लोगों पर इन्वेस्ट किया जाता है। एनी आइडिया, एनीवन? मैम या तो कैपिटलिस्टिक में ऐसा होता होगा कि सिर्फ प्रॉफिट या फिर मतलब बेसिकली कैपिटल से ही कंसर्न है इकोनॉमी, बट सोशलिस्ट में जैसे सोशल वेलफेयर वगैरह पे कंसर्न है। मिक्स्ड में दोनों तो देखो, उसमें वो होता होगा जहाँ पे बैलेंस बना के चलते होंगे, सोशल वेलफेयर भी कैपिटलिस्टिक सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, ठीक है। जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। ये वो प्रोडक्शन करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस में जहां उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक
ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करती है, इकोनॉमिक या सोशल वेलफेयर। जैसे कि रशिया है, रशिया में सोशल वेलफेयर सोशलिस्ट पैटर्न चलता है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बैलेंस होता है बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंड सोशल वेलफेयर। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को ये भी डिसीजन लेना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट मेकिंग पे रहना है और कितना इकोनॉमिक वेलफेयर पे रहना है, ठीक है। ये भी डिसीजन उन्हें लेना होता है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ दोनों तरह के हैं, प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेंट है और पब्लिक सेक्टर भी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ही डोमिनेशन पर होता है, सोशलिस्ट में सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है, जबकि मिक्स्ड में दोनों होते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्रॉफिट देखती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर देखती है और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों देखती है। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल? गाइडिंग प्रिंसिपल is effective utilization of resources to maintain balance। एक इकोनॉमी में बैलेंस बिटवीन ऑल प्रोडक्ट्स। हम किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोविड है और हमें हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है तो हम उसके लिए दूसरे सेक्टर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, हमने थोड़े रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा शिफ्ट कर दिए, दैट्स इट। तो ये हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आई व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? क्लियर हुआ? फिर हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये कहती है कि हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। एनी आइडिया इन दोनों के बारे में? लेबर इंटेंसिव में सादा मतलब ध्यान लेबरों की तरफ दिया जाता है, कैपिटल में मीन्स लेबर में मोर लेबर और लेस कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से है, हाँ, मशीनरी से है, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है? लेस लेबर लेबर कम है, हाँ, मोर कैपिटल टेक्नोलॉजी और लेस लेबर। कौन सी ज़्यादा अच्छी है? हर कंट्री के हिसाब से अपना अपना डिसीजन लेना है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव इज़ बेटर क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लेबर कम है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो चाइना हो गया, चाइना लेबर इंटेंसिव के साथ साथ भी काम करेगा, बट इट डज नॉट मीन कि हम लेबर इंटेंसिव करेंगे तो हम कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे, या वो कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो वो लेबर यूज़ नहीं करेंगे। लेबर दोनों को चाहिए, कैपिटल दोनों को चाहिए। बात ये है कि इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, किस बेसिस पे चूज करेंगे हम, कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस तरह से रखें, लेबर और कैपिटल का, सो एज टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की
रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। अगर उस इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना हो, और अगर किसी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो उसके पास उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए लेबर भी होनी चाहिए। यहाँ पे लेबर का मतलब वर्किंग कैपिटल से है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी वर्किंग पर्सन हैं इन द कंट्री, सबसे है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे सेमी स्किल्ड हो, सबसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द चॉइस बिटवीन टेक्निक, इट इज अ चॉइस ऑफ टेक्निक और इट इज अ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग फॉर विच रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। तो प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम समझ में आई अच्छे से।